हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए फिजिक्स का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक ले आया हूँ। जो आज अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। चलो तो फिर पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या पढ़ेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि when the position of particle does not change relative to time, it means the particle at a same position। इसका मतलब क्या हुआ कि when the position, अगर कोई पार्टिकल है बट डज नॉट चेंज होता है, कोई टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होता है, उसकी जो पार्टिकल है वो सेम पोजीशन पे ही रहे, तो इट मीन्स अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो किस पे है? रेस्ट पे। यानी किस पे है? रेस्ट पे। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल था वो रेस्ट पे है। तो पहले तो ये इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज रिलेटिव टू टाइम, इट मीन्स कि द पार्टिकल एट द सेम पोजीशन। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो है रेस्ट पे। ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड देखें कि when the position of a particle change its position with respect to time, which change its position with respect to time, it means कि the particle at a different position at a different time। इसमें तो क्या था, जब अगर टाइम पे अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको अपन बोल लेते हैं कि वो है जो है रेस्ट। इसको बोलते हैं रेस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेस्ट। और ये एक रेस्ट पे, तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि अगर पार्टिकल चेंज हो रही है, इसमें पोजीशन भी चेंज हो रही है, किसके साथ? टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल किस में है? मोशन में। पार्टिकल किस में है? मोशन में। यानी आप यहाँ क्या समझे कि एक स्टेट होगी रेस्ट और दूसरी स्टेट होगी मोशन। यानी ये दो स्टेट हो गई। कौन सी होगी? दो स्टेट। इन दोनों स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करना है, और ये रिप्रेजेंट करना ही एक तरह का क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर इनको ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसा कोई इसके लिए प्लेस चाहिए, ऐसी कोई चाहिए जिसमें ये डिस्क्राइब कर सके, इन दोनों को क्या कर सके? डिस्क्राइब कर सके। ठीक है ना। तो यही एक तरह का आप कह सकते हो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों को, ये दो स्टेट होगी। ये कितनी स्टेट होगी? टू स्टेट है। कितनी है? टू स्टेट्स। अगर टू स्टेट्स हो गई है, इन टू स्टेट को ही रिप्रेजेंट करना है, इसको ही डिस्क्राइब करना है, तो वही तो क्या होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन सही ढंग से, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यानी इसको जो अपन रेस्ट और जो पोजीशन थी, जिस पार्टिकल की रेस्ट में था और जो मोशन कर रहा था, ये दो स्टेट थी। इन दोनों स्टेट को, इसको रेफरेंस, अब इसमें अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सही ढंग से जो डिस्क्राइब किया है उसको कैसे, इसको अपन डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं कि इसको दे सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट और सिस्टम अबाउट विच द स्टेट ऑफ अनदर बॉडी, यानी अनदर बॉडी इज डिस्क्राइब। यानी कहने का मतलब वही था कि रेस्ट और मोशन जो था वो किसी न किसी एक से दूसरे अनदर बॉडी में क्या करना, उसको डिस्क्राइब करना है। और वही एक तरह की क्या थी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सच एज ऑब्जेक्ट इन द इज कॉल्ड द रेफरेंस फ्रेम्स। तो यही अपन क्या करेंगे? रेफरेंस फ्रेम। ये जो स्टेट्स थी, स्टेट मतलब दोनों स्टेट थी। तीनों स्टेट कौन कौन सी थी? एक तो था मोशन और दूसरा था रेस्ट। यानी इन दोनों को ही आपको बताना था। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन। ठीक है। और इसको अब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर बताने के लिए क्या करते हैं, यानी इनको बताने के लिए ऐसे जो कोऑर्डिनेट्स लेते हो, क्या लेते हो? कोऑर्डिनेट्स लेते हो। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो अपन जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट, एक ये एक्स है और ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। यानी ये ठीक है ना। एक बात और भी इसमें देख सकते हैं कि जो ये इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं राइट हैंड साइड वाला ये कोऑर्डिनेट है। राइट हैंड साइड कोऑर्डिनेट ये
यूजुअली ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि यही ज़्यादातर लिया जाता है। एक आप ये भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये z हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इसको ये यूज़ कम लेते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसके ये यूज़ होता है। तो आप इस कोऑर्डिनेट में ही अगर रेफरेंस फ्रेम को बताना है तो आप इसमें ही किसी रेस्ट पोजीशन हो, चाहे वो मोशन कर रहा हो, इन दोनों जो पोजीशन को जो जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वही एक तरह का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम देखेंगे कि जो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो डिस्क्राइब करते थे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो डिस्क्राइब करने के लिए अपन यूज कर रहे थे वो थे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो था। अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसके अंदर जो अगर पोजीशन किसी की पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो वो कितने टाइप से करते हैं। तो यानी जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है उसको 2 टाइप से करते हैं। कितना है, 2 टाइप्स। और 2 टाइप्स कौन कौन सी है? अगर पहले जो टाइप है वो है बाय पोजीशन वेक्टर, यानी पहली है वो है बाय पोजीशन वेक्टर और दूसरा है बाय कोऑर्डिनेट तो अपन ये इसके 2 टाइप से पढ़ेंगे। इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बाय पोजीशन वेक्टर। आपको बाय पोजीशन वेक्टर का मतलब जैसे मान लो ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा गया है और यहाँ से अगर इसके मान लो ये पी पार्टिकल है या ओ से अगर इसकी रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म, तो आपको लगभग सबको पता होता है कि जब ओ से पी की तरफ है तो ओ से पी की तरफ ये इसका पोजीशन बाय पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये जिसका अगर पोजीशन वेक्टर के ऊपर लगा दिया तो ये होता है बाय पोजीशन। लेकिन जो ये होता है बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको थोड़ा बाय कोऑर्डिनेट को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तो इसको तो इतना कोई ज़रूरी है नहीं, आप बाय कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि अगर पहले अपने क्या था, पोजीशन ऑफ पार्टिकल था, जिसमें एक तो था अपने बाय पोजीशन वेक्टर और दूसरा है बाय कोऑर्डिनेट। तो अपन बाय कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। तो बाय कोऑर्डिनेट्स का पढ़ लेंगे कि क्या है बाय कोऑर्डिनेट्स। एक ये इस तरह का क्यूब ले लेते हैं, इसमें तीनों इसके अपन तीन तरह के क्या लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स। पहले कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स कौन सा, ये z, ये y और ये x, ठीक है। अब ये x है तो इसका यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या लिख देते हैं, i। इसका यूनिट वेक्टर j और j का यूनिट वेक्टर k। ये लगभग सबको पता होता है कि x का i कैप, y का j कैप और z का k कैप, ये इसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके यूनिट वेक्टर है और इसके यूनिट वेक्टर है। इसका नामकरण निकाल लेते हैं। तो एक ये बिंदु इसको P दे देते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे सब निकाल देंगे। P ये O और इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं M, इसको दे देते हैं M, इसको दे देते हैं C, ठीक है। और इसको C और इसको दे देते हैं अपन L, ठीक है। तो ये अपने नामकरण हो गए, ठीक है। और इसमें क्या क्या देख रहे हैं, देखो एक ये अगर इस O पॉइंट से अगर P की तरफ x जा रहा है तो ये भी देखो इसके सिमिलर है, ये भी। तो ये भी यहाँ से ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y और ये हो जाएगी अपने z, ठीक है। ये हो जाएगी z। तो ये एक यहाँ से अपन क्या करते हैं कि इसी तरह एक सीमिलर लाइन यहाँ से अपन इसको एक लाइन से मिला देते हैं, ये अपने काम आएगा आगे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया है, इसी तरह से इसको भी मिला दिया, ठीक है। तो ये x और y z और ये x और z ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक चलो और आगे तो अपन यहाँ इसमें अब क्या क्या देखते हैं इसमें, चलो अगर ये x y कोऑर्डिनेट x y z कोऑर्डिनेट में क्या क्या है वो देखते हैं। कि अगर P पॉइंट पे जाने के लिए देखो A से P, यानी A से P क्या है x
और एक्स है तो एक्स आई कैप, ये वेक्टर हो गया ये वेक्टर। फिर दूसरा है वो है ले लेते हैं बी से पी, बी से पी, और ये वेक्टर है वो है वाई वेक्टर, और इसको लिख देते हैं वाई जे कैप, ठीक है। फिर थर्ड वेक्टर लिख देते हैं सी पी वेक्टर इक्वल टू यानी जेड वेक्टर इक्वल टू, इसको लिखते हैं जेड के वेक्टर, ठीक है। और इसके सिमिलर और कौन कौन से हैं, इसके ए पी है और कौन सा ओ एल, तो ओ एल, बी पी, ये बी पी के कौन सा है वाई, ओ से एम वेक्टर। फिर सी पी, ये सी पी, इसके लिए जेड कौन सा है, ओ से एन, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। अब इसमें अपने को देखते हैं, तो यहाँ से एक पॉइंट और देखो, यहाँ से मैंने लाइन कैसा यही था कि यहाँ से एक ट्राइंगल ले लें, क्योंकि अपने को वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये तो ठीक है, ओ से एन, ओ एन बी, यानी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें ट्राइंगल ओ एन बी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अपन क्या देखते हैं कि जो ओ बी है वो कौन सी ओ बी वेक्टर है, कौन सा है ओ बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर अब किसके बराबर है, देखो ओ एन प्लस एन बी लिख सकते हैं, ओ एन प्लस एन बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं इसको, वो क्योंकि ये बड़ी है, इन दोनों का सम के इक्वल होता है, एक आप उसको पता होगा, तो जो बड़ी एक भुजा है वो एक साइड, इसके दोनों साइडों के जो सम के इक्वल होती है, ये लिखते हैं। तो इसमें आप देखो ओ बी क्या था अपने यहाँ पे, ओ बी निकाल देते हैं, तो ओ बी को ऐसे लिख दो, ओ बी को निकालना है, ओ एन, तो ओ एन क्या था पहले, तो ओ एन देखो यहाँ देखो, ओ एन क्या था जेड, यानी जेड वेक्टर प्लस, अब प्लस जेड एन बी का है, एन बी ये एन बी क्या है, एक्स है कि नहीं, एन बी क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, है ना, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते थे जे के प्लस के एक्स आई कैप, ठीक है ना। तो इसी तरह ये भी एक और निकाल देते हैं। अब अपने पास ये निकल गई ओ बी, क्या निकल गई ओ बी निकल गई है ना, ओ बी निकल गई। इसी तरह निकाल देते हैं, और बी पी, अब ये बी पी, और बी पी का तो आपके पास है अपने पास, तो बी पी तो कहाँ लिखा है, ये रहा बी पी वाई आ रहा है ना, उसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, ठीक है ना, ये 1 और ये 2। अब ठीक है, अब देखते हैं, अब एक और देख लेते हैं, ओ बी पी, ये ओ बी पी। अब इसमें ये एक तरह का ये भी ट्रायंगल देख लेते साइड में, तो ट्रायंगल ऑफ ओ बी पी है ना, ओ बी पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर, यानी ओ बी और बी पी इसके बराबर हो जाएगा, यानी और ओ बी तो अपने पास क्या निकला, जेड के कैप प्लस एक्स आयोटा क्या आई कैप, ठीक है, और बी पी अपने पास है अपना वाई जे कैप, यानी इन दोनों का, तो यानी यहाँ से क्या आया कि ओ पी इक्वल टू आया जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, ठीक है। और इसी जो ओ पी है, इस ओ पी को अपन नाम देते थे आर, क्या देते थे आर, ये ओ पी आर, तो इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू अपने ये सीरीज वाइज कर देता है इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये हो गया। अब ये यानी ये अपने को यहाँ से फाइंड करना था कि अगर एक पॉइंट से अगर पी पॉइंट तक ये डिस्टेंस आर हो तो डिस्टेंस कितनी निकलेगी, तो यहाँ से इस ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी हो
तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा अपने का, फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना किसी की डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो, ठीक है। या ये एक और आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर कोऑर्डिनेट में अगर 2 पॉइंट हो डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स अगर हो, और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल देते तो क्या होगा, x1 y1 और क्या होगा x2 y2 ये होगा। और इसकी डिस्टेंस अगर मान लो इसकी डिस्टेंस दी हो और इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए वो फॉर्मूला निकाल, तो ये कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे भी, यहाँ इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा 0 0 0, और यहाँ पे x y z, तो इसी से ये बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो ये अपने को मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको याद करना है, ठीक है। अब अपने हैं जो कोऑर्डिनेट के बाय कोऑर्डिनेट्स था, जो कोऑर्डिनेट था, अभी अपन पहले तो अपने क्या कहते थे कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल था, अब उसके दो टाइप थे, क्या था, एक तो बाय पोजीशन वेक्टर था और एक था बाय कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी तरह अब मतलब अगर पोजीशन ऑफ ए अगर मूविंग पार्टिकल हो तो फिर अपन उसको कैसे करेंगे, उसके मतलब पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर मूविंग हो, अगर पार्टिकल मूविंग हो तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए मूवमेंट के लिए मान लो ये अपने एक कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ, तो जैसे तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया था अगर ये इसका अगर वो पॉइंट हो सेंटर, और यहाँ से अगर इस पॉइंट पे मान लो कोई ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ इसको P1 दे देता हूँ और यहाँ से P2 दे देता हूँ, और ये अपने अभी भी जो निकाला था अगर O से P तक की डिस्टेंस क्या लिखी थी अपने R, इसको मैं लिख देता हूँ R1 और इसको लिख देता हूँ R2। अगर O से P1 की डिस्टेंस R1 है और O से P2 की डिस्टेंस है वो R2 है। अब इसका तो आपको पता होगा जब मूविंग पार्टिकल होते तो अपने उसका कैसे निकालेंगे कि अगर P1 से P2 ये जो है डिस्टेंस जो इसने कवर की है, तो वो अपन उसको कवर करने के लिए क्या बताएं, इसको ऐसे R वेक्टर लिख देते हैं, वेक्टर लिखना अच्छा रहता है। तो R वेक्टर R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 है ना, R2, ठीक है, R2 माइनस R1, तो ये इसकी डिस्टेंस ऐसे निकल गई। और ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, P1 और P2 को, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे R2 माइनस R1 का वेक्टर, ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने पोजीशन ऑफ, इसको अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसकी इस तरह से अपन उसकी रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको ये अगर जैसे R2 माइनस जो R1 है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल R है ना, और ये डेल R हो जाएगा। और ये भी आपको पता होगा अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ डेल R बाई डेल टी, यानी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, ये इसका वेलोसिटी। तो इस तरह से अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सलेशन भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, तो वो उसका, तो ये अपने मतलब पोजीशन वेक्टर, तो अपने क्या क्या पढ़ा इसमें। अब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन को अगर एक तो जब पोजीशन पहले वेक्टर हो और फिर दूसरा था कोऑर्डिनेट, अभी जो उसका जो अगर मूविंग पार्टिकल हो तो उसका कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये अब इससे आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पे, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, तो इनर्शियल फ्रेम देख लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि इफ इन ए गिवन सिस्टम, कोई भी अगर सिस्टम गिवन है उसमें फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट है, डज नॉट एक्सपीरियंस
any escalation and the motion of the object appear to be non-escalation, the system is called the initial frame of reference। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जब अगर कोई पार्टिकल है उस पर अगर कोई किसी भी तरह का कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो, क्या फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहा, यानी फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहा और वो एनी एस्केलेशन कोई भी डज नॉट कोई एस्केलेशन एस्केलेशन अगर फोर्स हो गए वो उस पर अप्लाइड नहीं है। और इसमें जो नॉन एस्केलेटेड है, मतलब पार्टिकल्स जो अपेयर कर रहा है वो नॉन एस्केलेटेड सिस्टम है। तो ऐसे जो फ्रेम होगी और उसको फ्रेम को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इसका थोड़ा वर्ड पढ़ा के इसका तो इसमें क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होगा एफ, अगर एफ इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम और इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी स्क्वायर। और जो कि अभी इनिशियल फ्रेम में क्या कहता है कि फोर्स है वो किसके बराबर है, जीरो, यानी नॉन एस्केलेटेड फ्रेम है, यानी इसका मतलब फोर्स जीरो हो गया, यानी ए नॉन एस्केलेटेड है यानी जीरो हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर एफ इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिखूँ एम और ये जो है उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि डी वी बाई डी टी ही एस्केलेशन होता है, ये आपको सबको पता होगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए होता है, ठीक है ना, तो ये होता है। तो यहाँ डी वी बाई डी टी और ये तो ऑलरेडी क्या करें जीरो है, यानी डी वी बाई डी टी क्या है जीरो, यानी वी इक्वल टू क्या होगा जीरो, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये वी है वो क्या है कांस्टेंट, यानी कैसा है कांस्टेंट है, वी यहाँ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा समझो अब फिजिक्स है, अब क्या मतलब हुआ इसका वी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि फ्रेम द पार्टिकल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब कोई पार्टिकल है वो कैसा मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं इनर्शिया, क्या बोलते हैं इसको इनर्शिया, यानी आपने पढ़ा हुआ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनर्शिया। और अगर ये ही वी कांस्टेंट होता है इसका मतलब वो इनर्शिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन्स के जो लॉ है, न्यूटन्स के जो लॉ है इस पर एप्लीकेबल अच्छे ढंग से होगा, यानी इसमें अच्छे मतलब ये होल्ड अच्छा करेगा, यानी गुड होल्ड करेगा इस पर, ठीक है। तो ये होता है इसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होती है, ठीक है। तो आगे पढ़ें, अगला टॉपिक देखते हैं वो है नॉन इनर्शियल। तो है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अबाउट विच द मोशन ऑफ ए पार्टिकल appear to be escalated even in the absence of the external force is called as non inertial frame। इसका मतलब क्या कि जो रेफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच द मोशन है वो जो पार्टिकल ऑफ द अपेयर टू बी एस्केलेटेड इवन इन एब्सेंस फोर्स, यानी फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है वो एब्सेंस है, फिर भी जो इसमें एस्केलेटेड लग रहा है। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, इसका एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है कि ये पैसेंजर इन बस विच एस्केलेटिंग, यानी बस होती है वो एस्केलेटिंग होती है, पैसेंजर इन बैठा है, तो एक्सपीरियंस क्या होता है ए पुश बैकवर्ड दो नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, इस पर मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो अप्लाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या हो, अगर ये पैसेंजर है वो गाड़ी में बैठा है, बस में बैठा है, एक एस्केलेटिंग पे बीच एस्केलेटिंग में है और जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो पुश कर रहा है बैकवर्ड दो नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरह के जो फोर्स होते हैं इसमें इसे कहते हैं सूडो फोर्स, ये एक तरह का सूडो फोर्स कह रहे हैं क्योंकि इसमें सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स इसका मतलब लग रहा है, इसका मतलब जो लॉ ऑफ किसके लॉ, न्यूटन्स के जो लॉ है वो इसमें एप्लीकेबल भी, यानी इसमें होल्ड नहीं करेंगे, ट्रू भी नहीं होगा इसमें। तो अपन इसमें सूडो फोर्स में इसको अच्छे से कवर करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, इसके जब भी एग्जाम्पल होगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को,
और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, हेल्पफुल हो और के लिए भी। थैंक यू, धन्यवाद।